हेलो एवरीवन। श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अनवर सिंधु आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज हम मेडिवल हिस्ट्री की 7वीं क्लास करेंगे। ये सूर एम्पायर के ऊपर बेस्ड है। ये सूर एम्पायर की जो स्थापना करता है ये शेरशाह सूरी करता है। ये हुमायूं को हरा के 1540 के अंदर शेरशाह इसकी सूर एम्पायर की स्थापना करता है और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। और जो शेरशाह के द्वारा जो ये एम्पायर स्थापित किया जाता है ये सेकंड अफगान एम्पायर है। ये एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया है, सेकंड अफगान एम्पायर। इससे पहले जो हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, पहला अफगान था लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? बहलोल लोधी। और शेरशाह का नाम था बरीद खान। शेरशाह इसका नाम नहीं था, इसका नाम था बरीद खान, ये इसका टाइटल था शेरशाह। ही वॉज द सन ऑफ हसन खान। ये हसन खान का बेटा था। जो हसन खान क्या था? जागीरदार ऑफ सासाराम। जो जागीरदार था सासाराम का। सासाराम जागीरदार क्या सिस्टम होता था कि मिलिट्री के हिसाब से जितनी भी जैसे किसी भी आदमी की जितनी स्ट्रेंथ है उसको डिक्लेयर की गई कि आप इतनी स्ट्रेंथ रखोगे मिलिट्री की, उस हिसाब से उसको जागीर दी जाती। जागीर का मतलब था एक जमीन का एक पार्ट दिया जाता था। वो कितना भी हो सकता था। हो सकता है वो 10 गांव के इक्विवेलेंट हो जाए, वो 1 गांव के इक्विवेलेंट हो, या वो 50 गांव के इक्विवेलेंट हो। तो इसके बाप को सासाराम की जागीरदारी दे ही रखी थी। इब्राहिम लोधी ट्रांसफर्ड हिज फादर जागीर टू हिम। और इब्राहिम लोधी क्या करता है? इसके जो फादर की डेथ होने के बाद उसकी जागीर इसको ट्रांसफर कर देता है। और इन और 1527 से 28 के बीच ही ज्वाइन बाबर सर्विस। ये बाबर की सर्विस में ज्वाइन होता है। ये मैंने आपको बताया भी था। जो इसका ये युद्ध लड़ा था इसने खानवा का, चंदेरी का, उस टाइम पे ये उसकी सेना में होता है, बाबर की सेना में। एंड ही रिटर्न टू साउथ बिहार एज डिप्टी गवर्नर। और फिर बाद में साउथ बिहार में लौट जाता है एक डिप्टी गवर्नर के तौर पे। एंड गार्जियंस ऑफ द माइनर किंग जलाल खान लोहानी, सन ऑफ बहार खान लोहानी। ये बहार खान लोहानी थे जो ये रूलर थे बिहार के। और इनका बेटा था जलाल खान लोहानी। उसका इसको क्या बना देते हैं? गार्जियन बना देते हैं। उसकी अपने उसका मतलब पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर इसको रखते हैं। और बहार खान लोहानी ने इनको शेर खान की उपाधि दी थी क्योंकि इन्होंने अपने तलवार के एक वार से शेर को मार दिया था। और इस बात के ऊपर ये बहार खान लोहानी इसको शेर खान की उपाधि देते हैं। ये एसएससी सीरियल में ये पूछा गया है कि शेर खान की उपाधि किसने दी थी? बहार खान लोहानी ने। और ये फिर बाद में गद्दी में बैठते हैं हजरत ए अल्लाह के टाइटल से। हजरत ए अल्लाह। अच्छा, ये बंगाल के जो सुल्तान को हराते हैं। ही डिफीटेड नुसरत शाह। ये नुसरत शाह को हराते हैं जो उसके यहाँ सुल्तान है बंगाल का। उसको हरा के ये टाइटल अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम द टाइटल हजरत ए अल्लाह। हजरत ए अल्लाह टाइटल इनके द्वारा अज्यूम कर लिया जाता है इसको हरा के। ये इस आदमी के अंदर दोनों तरह की क्वालिटी थी। डिप्लोमेसी भी बहुत अच्छे से जानता था ये, और लड़ना भी बहुत अच्छे से जानता था। डिप्लोमेसी से इसने लड़ाई से ये जो इसके इसको हरा के इसने साउथ बिहार का जो साउथर्न एरिया है, साउथ बिहार के ऊपर अपना रूल स्थापित कर लिया था साउथ बिहार के ऊपर। अच्छा, इसने फिर डिप्लोमेसी से जो चुनार का किला है वो गेन कर लिया, चुनार फोर्ट, बाई मैरिंग लॉर्ड मलिका। लॉर्ड मलिका विडो ऑफ गवर्नर ऑफ चुनार फोर्ट। जो चुनार फोर्ट का गवर्नर था उसकी विधवा थी लॉर्ड मलिका, उसे शादी कर लेता है ये। इसको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो विधवा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत उच्च विचार का आदमी था, नहीं। इसने पैसों के लिए और किले के लिए इससे शादी की थी। इसके बारे में कहा भी जाता है शेर शाह ऐसा आदमी था जिसके साहस था, जिसका करेज था वो शेर की तरह था। और इसका जो दिमाग था वो लोमड़ी की तरह था।
कि लोमड़ी की तरह चतुर था, लोमड़ी की तरह सोचता था। और ये किसी भी युद्ध के अंदर डायरेक्ट खुद डील करता था, ये सामने से लड़ता था। मतलब जैसे होता है कई बार जो रूलर है वो आगे सेना कोई भेजता रहता है, आप पीछे बैठा रहता है, देख मतलब वॉच करता है, बस देख रहा होता है। ये ऐसा नहीं था, ये आगे जाके लड़ता था। इसकी ये खास बात थी। ये जो इसके जो सिपाही होते थे उनसे भी आगे चलता था ये। 1539 के अंदर ये हुमायूं को हरा देता है, ये हमने पढ़ लिया है, इन द बैटल ऑफ चौसा चौसा के युद्ध के दौरान। एंड अज्यूम द टाइटल शेर शाह एज एम्परर, और एम्परर के तौर पर टाइटल अज्यूम कर लेता है शेर शाह का। उसके बाद 1540 के अंदर दोबारा से फिर ये हुमायूं को आता है कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध के अंदर, और क्या कर लेता है, कन्नौज के ऊपर कब्जा कर लेता है। एज एन एम्परर ही कनकेस्टेड मालवा, रणथंभौर, रायसीन, मेवाड़, चित्तौड़, कालिंजर, ये इतनी जगह इसने जीत ली थी। अच्छा, लास्ट जो इसका एम्बिशन था जो वो कलिंजर के ऊपर था। तो कलिंजर के ऊपर कीर्ति सिंह को ये हरा रहा था, कलिंजर के ऊपर कीर्ति सिंह को, वहां का रोलर था कीर्ति सिंह, उनके साथ युद्ध चल रहा था। तो उस टाइम पे इनकी 1545 के अंदर मृत्यु हो जाती है जब ये कलिंजर को जीत रहा था। तो कलिंजर के युद्ध के दौरान इस ये इनकी मृत्यु हो जाती है एक हथियार चलाते हुए। ये वेपन चलाते हैं उक्का नाम का, उक्का नाम का एक वेपन इनके द्वारा चला जाता है। और वो क्या होता है कि उसको कुछ इस तरह का हथियार था कि उसको यूज करके, मतलब यूज करने के लिए उसको फेंकना पड़ता था, और गलती से वो इनके पास ही गिर गया, जैसे जैसे बॉम्ब होते हैं उसकी जो पिन निकाल दो और वो पास में ही गिर जाए, तो ऐसा हो गया था इनके साथ। तो उक्का नामक हथियार चलाते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, वो इनके पास में ही फट गया था वो। और इनका जो टॉम मकबरा है वो सासाराम के अंदर बनाया गया है, बिहार के अंदर सासाराम जगह है, वहां पर बनाया गया है इनका मकबरा। और कनिंगम एक इतिहासकार हैं, वो इसके बारे में लिखते हैं कि ये ताजमहल से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इट इज मच मोर ब्यूटीफुल देन ताजमहल। ये बिहार पीसीएस के अंदर पूछा गया है ये, कि ये किसके द्वारा कहा गई थी स्टेटमेंट, कि जो सासाराम में इनका जो टॉम है वो ताजमहल से भी सुंदर है, कनिंगम के द्वारा की कहा गया था। During his brief reign of 5 years, he introduced a brilliant administration, land revenue policy, and several other measures to improve the economic condition of his subjects. अपनी प्रजा की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए इसने बहुत सारे मेजर्स अपनाए, रिवेन्यू पॉलिसी के अंदर चेंज किया इसने, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेशन इसने इंट्रोड्यूस किया कि बहुत अच्छा, जो भी इसको कमी पेशी लगती थी उसको ये सुधार करने की कोशिश करता था। और इसने खुद उस चीज के साथ खुद डील करता था, वो अपने मंत्री परिषद के ऊपर या किसी के भरोसे भी नहीं छोड़ता था। उसको उस कोई भी अगर दिक्कत है तो उसको खुद देखता था ये। ही इश्यूड द कॉइन कॉल्ड रुपया, और जो आज हम रुपया यूज कर रहे हैं वो जो कॉइन है वो इसके द्वारा ही चला गया था, रुपया। एंड फिक्स्ड स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स ऑल ओवर द एम्पायर, और पूरे एम्पायर के अंदर वेट और मेजर्स हैं, जो जो मापने की जो इकाइयां हैं वो सारी की सारी इसने क्या कर दी, स्टैंडर्ड कर दी थी। ही जैसे स्टैंडर्ड का मतलब होता है जैसे ये जो अभी हमारे वेट आते हैं, जैसे 1 किलो का, 5 किलो का, 10 केजी का, या 100 ग्राम का, ये क्या थे, ये स्टैंडर्ड वेट थे। इससे पहले क्या यूज करते लोग, ज्यादा पत्थरों का यूज ज्यादा करते थे, पत्थरों के हिसाब से सामान को तोलना और उनका उनको देना ऐसे करते थे। या फिर किसी भी सामान को एक तरफ एक सामान रख देते थे, जो भी वो आदमी दे रहा है उसकी इक्विवेलेंट जितना भी उसको सामान देना है उसका दूसरी तरफ रख देते थे। इस तरह से करते थे उससे पहले। आज तो चलो डिजिटल वेट की मशीनें आई गई हैं। ही आल्सो इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन बाय बिल्डिंग सेवरल हाईवेज, इसने कम्युनिकेशन को काफ़ी इम्प्रूव किया बहुत सारे हाईवे बना के। इनका एक मेन हाईवे भी है जो जाना जाता है जीटी रोड के नाम से, ग्रांड ट्रक रोड, दैट रन्स फ्रॉम कलकत्ता टू पेशावर। ये पेशावर से कलकत्ता तक जाता है, पेशावर पड़ता है पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान के पेशावर से कलकत्ता तक जाता है। आज के टाइम पे ये पेशावर से लाहौर होके वाया अमृतसर, और अमृतसर से फिर दिल्ली, और आगे फिर आगरा, यहाँ से फिर आगरा से फिर कलकत्ता चला जाता है ये।
इस रोड को बोलते हैं हम ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड। ही सेटअप कैंटोनमेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, उसके एम्पायर के अंदर उसने कई जगह पर कैंटोनमेंट बनाए। कैंटोनमेंट का मतलब होता है मिलिट्री एरिया, कैंटोनमेंट बोलते हैं उसको। जो आज के टाइम पे हमारे जो कैंट होते हैं उसको बोलते हैं। इस तरह के इसने सेटअप किए थे, मिलिट्री कमांडिंग एरिया। सेट अप कैंटोनमेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ एम्पायर एंड स्ट्रॉन्ग गैरिशंस वाज पोस्टेड इन ईच कैंटोनमेंट, और हर कैंटोनमेंट के ऊपर स्ट्रॉन्ग गैरिशन इसने इंट्रोड्यूस किया। गैरिशन होता है जो किलेबंदी करना, जो मोर्चा जो बनाया जाता है बाहर की तरफ, जैसे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं गैरिशन। ही इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ लोकल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोकल क्राइम्स, इसने एक नया प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया कि जब किसी भी एरिया के अंदर लोकल जो क्राइम होता है उसकी जिम्मेवारी लोकल जो ऑफिसर्स हैं या लोकल लोग हैं उनके ऊपर ही डाल दो, ताकि और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो पाएगा उससे। तो इसने क्या किया, मुकदम्स वर पुनिश्ड फॉर फेलियर टू फाइंड कल्प्रिट्स, अगर किसी गांव के अंदर या किसी भी एरिया के अंदर, तो अगर कोई भी लोकल क्राइम किया जाता है और उसको पकड़ने, कल्प्रिट का दोषी जो होता है उसको अगर पकड़ नहीं पाते हैं तो उसकी जिम्मेवारी मुकदम की होती थी। मुकदम होता था हेड होता था विलेज का, तो उसकी जिम्मेवारी थी कि उसको कैसे भी करे पकड़े उसको। और ये उसके लिए आसान भी होता है मुकदम वगैरह, जैसे किसी गांव का के अंदर कोई भी लोकल क्राइम हुआ तो उसकी जो ग्राउंड सिचुएशन है वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, बजाय कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के। उनको नहीं पता, वो आके हर बात गांव वालों से पूछेंगे क्या था, क्या करता था, क्या नहीं। और गांव वाले उस चीज को पहले जानते हैं, और उस उनको ये भी पता है कि ये आदमी क्राइम करके कहाँ कहाँ भाग सकता है, कहाँ कहाँ इसके ठिकाने होंगे, वो उनको ज्यादा अच्छे से पता था। तो इसने लोकल रेस्पॉन्सिबिलिटी ही डाल दी, लोकलों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लोकल क्राइम के लिए। ये ऐड होता था विलेज का मुकदम से। इसका जो प्रोविंस था वो इस तरह से बटा हुआ था। ये प्रोविंस को इक्ता कहा जाता था इसके टाइम पे। ये इक्विवेलेंट होता था एक स्टेट के, जो एक प्रोविंस होता है, प्रोविंस स्टेट को बोलते थे। जो आज के टाइम पे हमारा स्टेट है उसको बोलते हैं, उसके इक्विवेलेंट होता था। इससे छोटी यूनिट होती है सरकार, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट के इक्विवेलेंट होती थी। आज के टाइम के डिस्ट्रिक्ट के इक्विवेलेंट। सरकार के बाद था परगना। ये हमारे जो आज के तालुका होता है, जो तहसील या तालुका, उसके इक्विवेलेंट है परगना। और इसके हेड को कहा जाता था सिकदर। और इसके बाद सबसे छोटी यूनिट थी गांव, विलेज, उसको कहा जाता था ग्राम। और इसके हेड को बोलते थे मुकदम। लैंड वाज मेजर्ड एंड वन थर्ड ऑफ द एवरेज वाज फिक्स्ड एट लैंड टैक्स। इसने लैंड का मेजरमेंट करवाया, उसके बाद उसके ऊपर वन थर्ड टैक्स उसने इंट्रोड्यूस कर दिया एज ए लैंड टैक्स। द पीजेंट्स वर गिवन ए पट्टा। पीजेंट्स को क्या दिया जाता था, एक पट्टा दिया जाता था, टाइटल डीड। पट्टा का मतलब होता है कि जो पीजेंट्स था, जो खेती कर रहा है वहां पर, तो उसको एक एक टाइटल दिया जाता था कि ये इतनी जमीन, जितनी भी जमीन है उसका मेजरमेंट करके इतनी जमीन इस आदमी के नाम है, या इस आदमी को ये बीजने का हक है, तो उसको बोलते थे पट्टा। और वो रिटर्न में क्या देता था, कबूलियत देता था, हाँ कि ये बात मैं कबूल करता हूँ कि इतनी जमीन के ऊपर मेरा हक रहेगा और इतना मैं स्टेट को रिवेन्यू दूंगा, उसको बोलते थे कबूलियत। तो पट्टा एंड कबूलियत इसने इंट्रोड्यूस किया। तो पट्टा होता था टाइटल डीड, और कबूलियत होता था एग्रीमेंट, डीड ऑफ एग्रीमेंट की। उसमें एग्रीमेंट लिखा जाता था कि हाँ मैं ये कबूल करता हूँ कि ये इतनी जमीन मेरे पास है और इतना मेरे ऊपर लाइबिलिटी है टैक्स की। विच फिक्स द पीजेंट्स राइट्स एंड टैक्सेस, जो क्या फिक्स करता था, पीजेंट्स के राइट उस जमीन के ऊपर, और टैक्स जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की कितना वो स्टेट को टैक्स देगा। जमींदार वर रिमूव्ड, इसके इसने क्या किया, बीच में जमींदार रिमूव कर दिए। जमींदारी सिस्टम को कह सकते हैं कि इसने हटा दिया। जमींदार बीच में, जो बीच में मिडिल मैन जो भी होंगे, अगर उनको हम हटा देंगे तो उससे क्या होगा, उससे पीजेंट्स की जो सिचुएशन है वो सुधर जाएगी। क्योंकि बीच में जितने भी आदमी आएंगे वो सारे के सारे अपना अपना उसके अंदर बीच में अपना कमीशन रखेंगे, और फिर बाद में जो उसका एंड रिजल्ट जो पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा, पीजेंट्स के ऊपर ही पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो जितना टैक्स लेना वो उन्होंने लेना ही है, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ कि हमने इस जमीन से इतना टैक्स चाहिए। अब वो बीच में अपना कमीशन रखते जाएंगे, जितने बीच में मिडिल मैन आ जाएंगे उतना ही लोड उनके ऊपर पड़ जाएगा, पीजेंट्स के ऊपर। और वो उनसे जबरदस्ती करने छीनने की कोशिश करेंगे रेवेन्यू को।
एंड टैक्स वर डायरेक्टली कलेक्टेड, और टैक्स को कैसे कलेक्ट किया जाता था, डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था। जितने मिडिलमैन थे सारे के सारे इसने अबोलिश कर दिए थे। और इसने 2 नए टैक्स भी लगाए थे। एक का नाम है महासिराना और दूसरा जरीबाना। महासिराना जरीबाना, महासिराना जरीबाना, ये 2 टैक्स इसने लगाए थे। ये महासिराना था, ये 5% टैक्स लगता था, जो टोटल टैक्स है उसका 5%। ये एक तरह से टैक्स ना होके ये इसको कह सकते हैं कि आप सरचार्ज थे, सरचार्ज या सेस कह सकते हैं इसको। ये टोटल जो रेवेन्यू था ये एज ए कलेक्शन चार्ज के रूप में लिया जाता था, कि वो जो कलेक्ट करे उसमें भी तो सरकार का खर्चा पड़ रहा है, अपने ऑफिसर भेजने पड़ रहे हैं, वो कलेक्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, जो भी खर्चा पड़ रहा है वो उनसे लिया जा रहा था। कलेक्शन चार्ज के रूप में वो 5% लेते थे, जितना भी रिवेन्यू हुआ उसका 5%। जैसे आज के टाइम पे इनकम टैक्स जो लिया जाता है उसके अंदर एजुकेशन सेस लिया जाता है अलग से, इनकम टैक्स के साथ एजुकेशन सेस लिया जा रहा है, हेल्थ का सेस लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो उसको बोलते हैं सरचार्ज या सेस। और ये कलेक्शन चार्ज के रूप में लिया जाता था महासिराना। और जरीबराना था, ये 2.5% था। और ये था सर्वे चार्ज, जो जमीन का सर्वे किया गया उसके ऊपर भी सरकार का खर्चा हुआ है उसके तौर पर लिया जाता था। आज भी सरकारी सरकारी तौर पर कोई टैक्स होते हैं, जैसे अगर मान लो जैसे दो आपस में कोई पड़ोसी है, उनकी जमीन का पता नहीं उनको कि मेरी जो खेत की जमीन है कहाँ से कहाँ कितनी है, तो उसका अगर मेजरमेंट के लिए सरकारी तौर पर जो पटवारी कानून को या तहसीलदार को अगर बुलाएंगे तो उनका चार्ज देना पड़ता है, सरकारी फीस जमा होती है। उसके बाद कंप्यूटराइज मशीन आती है, वो आपकी जमीन का पूरा मेजरमेंट करके वहां पत्थर लगा के जाएगी कि आपकी जमीन इस पत्थर से इस तरफ है और आपकी इस तरफ है। तो उसका भी इसी तरह का ये, जैसे आज के टाइम पे ले जाए उसी तरह का ये सर्वे चार्ज था। जरीबाना। ही बिल्ड पुराना किला एट दिल्ली, दिल्ली के अंदर इसने पुराना किला बनाया। ही वाज ब्यूरिड इन सासाराम, सासाराम के अंदर इसका मकबरा है, ये हमने पढ़ ही लिया है। शेर शाह वाज सक्सीड बाय इस्लाम शाह, इसकी ये किसके द्वारा सक्सीड किया गया, इसके बाद जो रूलर बना इस्लाम शाह, और वो लगभग 9 साल तक रहा, 1545 से 1554 तक। और इस्लाम शाह के बाद बनता है मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह 1 साल तक रह पाया। और ये आदमी कैसा आदमी था, ये फॉन्ड ऑफ प्लेजर, इसको सुख से मतलब था, ऐश और आराम की जिंदगी इसको जीना पसंद थी। इसने दुनिया का कोई सुख नहीं है जो ये भोगना नहीं चाह रहा था। तो इसके टाइम पे इसको कोई एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब नहीं था, ना इसको अपने राज से मतलब था, इसको सिर्फ अपने सुख से मतलब था। तो इसके टाइम पे जिसकी जितनी भी पावर थी वो इसके एक मिनिस्टर के पास चली जाती, जिसको बोलते हैं हेमू। हेमू इसका मिनिस्टर था, उसके पास चली जाती इसकी सारी पावर। और यही हेमू है जो बाद में, इसके बाद शेर शाह सूरी के बाद ये दोबारा से फिर मुगल एम्पायर स्थापित हो जाता है, मुगल एम्पायर स्थापित करता है ये। उसके बाद अकबर यहाँ का रूलर बनता है, और अकबर के साथ जो पानीपत की सेकंड लड़ाई लड़ता है यही हेमू लड़ता है। हेमू के साथ लड़ाई होती है, वो पानीपत का जो सेकंड युद्ध होता है अकबर की और हेमू की। क्योंकि इसके टाइम पे ये एक्टिव हो चुका है, ये एक रूलर का काम कर रहा है इस टाइम पे, एक ऐसा मिनिस्टर है जो राजा का काम कर रहा है। अकबर के साथ ये युद्ध लड़ता है फिर। और मोहम्मद आदिल शाह के बाद कुछ महीनों के लिए बनता है सिकंदर सूर, ये हमने पढ़ा था। सिकंदर सूर को बैटल ऑफ सरहिंद के युद्ध के अंदर हराया जाता है हुमायूं के द्वारा, बैटल ऑफ सरहिंद। जो सरहिंद का युद्ध होता है इसमें हुमायूं के द्वारा इसको हराया जाता है, और वापस दोबारा से फिर मुगल एम्पायर स्थापित होता है। तो फिर दोबारा हुमायूं बन जाता है, और हुमायूं की फिर एक एक साल के विद इन 1 ईयर ही डेथ हो जाती है, और उसके बाद फिर अकबर सब यहाँ का हिंदुस्तान का सम्राट बनता है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये हमारा सूर डायनेस्टी ये खत्म हो जाता है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो अकबर का आता है। तो इसलिए ये क्लास थोड़ी छोटी है, क्योंकि अकबर को इसके साथ नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि अकबर खुद एक इतना लंबा
टॉपिक है कि उसको उसको पढ़ाने के लिए बहुत लंबी क्लास चाहिए, तो इसलिए मैंने ये अलग अलग ही रख दी है क्लास। तो ये आप देख लेना, पढ़ लेना। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।